नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा यानी कि अस्थमा को कैसे पहचानें और कैसे पहचानें कि आपको अस्थमा है या अस्थमा जैसे दिखने वाली कोई दूसरी बीमारी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अस्थमा से संबंधित मैंने पहले भी और भी वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि अस्थमा क्या है, अस्थमा के क्या-क्या लक्षण होते हैं, ये किन-किन ट्रिगर फैक्टर से बढ़ सकता है और इसमें क्या डाइट प्लान होना चाहिए। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अस्थमा से संबंधित या सांस की बीमारी से संबंधित या फिर कोई भी बीमारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं कि लक्षणों के हिसाब से हम कैसे पहचानेंगे कि अस्थमा है। तो अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है जिसमें कि सांस की नली में दिक्कत होती है। इसमें सांस की नली में सूजन होती है। उस सूजन होने की वजह से जो सांस की नली है उसकी ल्यूमेन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस की दिक्कत होती है, छाती में जकड़न रहती है और सांस लेने पे सीटी जैसी आवाज़ आती है। अस्थमा के मरीजों में आपको एक चीज़ बहुत ही सामान्यतः देखने को मिलेगी कि जो अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनमें ये जो दिक्कतें होती हैं, ये जब मौसम बदलता है तब ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सामान्यतः पेशेंट को मेडिसिन लेता है पेशेंट, उसको ये दिक्कतें स्टेबल रहती हैं, लेकिन जब मौसम बदलते हैं, जब सर्दी से गर्मी या फिर गर्मी से जब सर्दी आती है, उस टाइम पे अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर ये सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पॉलन ग्रेन का एक्सपोज़र और कोल्ड एयर का एक्सपोज़र ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। और अस्थमा के मरीज में इसके साथ-साथ में और भी एलर्जिक डिजीज़ भी मिल सकती है, जैसे कि स्किन की एलर्जी मिल सकती है पेशेंट को, स्किन में कुछ लाल चकत्ते जैसे मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ में पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की भी दिक्कत होती है, जिसमें पेशेंट को रनिंग नोज़ की कंप्लेन होती है और बार-बार कई बार छींकें आती रहती हैं। ये सिम्पटम्स भी अस्थमा के मरीज में एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसी की तरह दिखने वाली एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीओपीडी। इसका सामान्यतः जो नाम होता है हिंदी में, जिसको काला दमा भी बोला जाता है। ये एक जो बीमारी होती है वो सामान्यतः 40 साल के बाद देखने को मिलती है और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर लोग जिनके अंदर धुएँ के एक्सपोज़र की हिस्ट्री होती है, उनके अंदर ये बीमारी सामान्यतः देखने को मिलती है। तो उनमें लेकिन ऐसा होता है, जो सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो साँस की दिक्कत होती है वो एक हमेशा एक ही जैसी बनी रहती है और दिक्कत धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव होती चली जाती है, यानी कि बढ़ती चली जाती है। लेकिन इनमें कोई सीज़नल वेरिएशन की हिस्ट्री नहीं होती है और जबकि हम देखें अस्थमा के मरीजों में उनमें सीज़नल वेरिएशन की हिस्ट्री होती है। तो ये एक आपको मैंने एक क्लिनिकली जो आप पेशेंट्स में देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या उसकी उसी की तरह दिखने वाली कोई दूसरी डिज़ीज़ है। बात करते हैं जाँचों के बारे में। कई ऐसी जाँचें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या उससे दिखने वाली कोई दूसरी डिज़ीज़ है। जो जाँचों में जो सबसे नंबर 1 पे आती है वो होती है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो हम इओसिनोफिल लेवल देखते हैं। सामान्यतः जो ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इओसिनोफिल लेवल बढ़ जाता है, जो कि 6 से ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं चेस्ट एक्स-रे के बारे में। चेस्ट एक्स-रे अस्थमा के मरीजों में नॉर्मल देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले पहले आपको बताया है कि अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें साँस की नली का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो साँस की नली की सूजन हमें एक्स-रे में ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देती है और जो लंग्स होते हैं, यानी कि जो फेफड़े होते हैं, वो अस्थमा के मरीजों में नॉर्मल होते हैं। लेकिन हम एक्स-रे को इसलिए करवाते हैं, हम ये देखते हैं कि मैं पेशेंट को अस्थमा के साथ-साथ कोई दूसरी बीमारी तो नहीं लग गई है। हम ये देखना चाहते हैं उसमें कि बस पेशेंट को अस्थमा के साथ में निमोनिया तो नहीं लग गया है। तो ये एक्स-रे कराना भी एक तरीके से ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं एक और इन्वेस्टिगेशन के बारे में जिसका नाम होता है पीएफटी, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसको स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट को बैठाते हैं और पेशेंट के सामने एक मशीन होती है जिसमें एक मॉनिटर लगा होता है और एक नली लगी होती है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि उस नली में फूँकने के लिए बोलते हैं, साँस को छोड़ने के लिए बोलते हैं और साँस को लेने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट साँस को छोड़ता है और साँस को लेता है तो उस टाइम पे एक ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। ग्राफ के फॉर्मेशन के बाद में कई सारी रीडिंग का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस रीडिंग और ये ग्राफ के फॉर्मेशन के हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या फिर अस्थमा की तरह दिखने वाली कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि सीओपीडी हो सकता है उसको,
उसको फाइब्रोसिस भी हो सकता है, उसको ब्रोंकिटिसिस हो सकता है, उसको आईएलडी हो सकता है। तो ये बीमारियां हम इस पीएफटी के द्वारा पता कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या फिर ये दूसरी कोई डिजीज़ है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि पेशेंट में सांस की नली में कितनी सूजन है। सूजन के हिसाब से हम पेशेंट को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर सूजन कम है तो उसको माइल्ड इन्फ्लामेशन के नाम पे या फिर माइल्ड अस्थमा के नाम से बोलते हैं। अगर सूजन थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट में, और अगर सूजन काफ़ी ज़्यादा है तो उसको सीवियर में रखते हैं। और इस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से ही हम पेशेंट के अंदर पेशेंट की जो दवा की जो डोज होती है वो हम डिसाइड करते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि सूजन कहाँ पर हो रही है, लार्ज एयरवे में हो रही है या फिर मिडिल एयरवे में हो रही है या फिर स्मॉल एयरवे में हो रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि पेशेंट को दवा लेने से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर पेशेंट्स में जो पीएफटी है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है दवा लेने के बाद में, तो हम पेशेंट की दवा की डोज है उसको कम कर सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट्स में दवा लेने से फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम उसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि हम जो पीएफटी है उसको हम फॉलो अप में भी एक तरीके से यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ एक और डिवाइस होती है जो कि हम जिसको हम बोलते हैं पीक फ्लो मीटर। पीक फ्लो मीटर एक हैंडी डिवाइस होती है जिसको पेशेंट अपने घर पर ही परफॉर्म करता है और ये देखता है कि उसको जो मेडिसिन प्रोवाइड की गई उससे उसको कितना फ़ायदा मिल रहा है। ये तो हो गई जाँचों के बारे में। अब पता करते हैं कि अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा होने का क्या कारण है? अब कारण को भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। उस कारणों को पता करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है एलर्जिक टेस्ट होता है। इसी के अंदर आता है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट एक सबसे अच्छा एलर्जी टेस्ट माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है, तो इसीलिए हम ये एलर्जी टेस्ट करते हैं। एलर्जी टेस्ट में हमारे पास में 70 से 80 एलर्जेंस होते हैं जिसको हम पेशेंट की स्किन पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद में एक हमारे पास नीडल होती है जिससे हम पेशेंट्स में हल्का सा प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद में वो जो एलर्जेंस होता है वो ब्लड में जाता है। अगर पेशेंट को उसमें से किसी भी एलर्जन से अगर एलर्जी है तो वहाँ पे स्वेलिंग का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे सूजन आ सकती है। उस सूजन के हिसाब से हम ये पता लगा लेते हैं कि पेशेंट्स को किस एलर्जी से दिक्कत हो रही है। ये टेस्ट जो होता है वो इस सामान्यतः बैक पे किया जाता है, और इस सूजन के हिसाब से जब हम पता लगा लेते हैं पेशेंट को किससे एलर्जी है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं उस एलर्जन से दूर रहने के लिए। अगर हम पेशेंट को इन एलर्जन से दूर रहने के लिए बोलते हैं तो पेशेंट्स के अंदर जो उनके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं। तो थैंक यू। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि कैसे पता लगाएं कि अस्थमा है आपको या अस्थमा की दिखने वाली कोई दूसरी डिजीज़ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अस्थमा से संबंधित कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।